नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का तक्षशिला पर। और उम्मीद करता हूं कि सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। एक बार मुझे बता दीजिए आप सभी को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। फटाफट ऑनलाइन आइए और अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक को भी शेयर कर दीजिए कि वो भी इस क्लास के लिए जुड़ जाएं, वो भी इस क्लास का लाभ उठाएं। डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस है जिसका सोर्स जो है वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे प्रमुख समाचार पत्र हैं जहां से हम ये सोर्स लेकर आए हैं। एक बार क्लियर कर दीजिए कि मेरी वॉइस आप लोग को आ रही है कि नहीं, है ना। कि वो भी इस क्लास के लिए जुड़ जाए। ठीक है। सही है, आवाज सही है एकदम से। तो डेली करंट अफेयर्स का जो सोर्स है जिसके बारे में मैंने कहा कि ये जो क्लासेस है इसका सोर्स द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ जैसे समाचार पत्र हैं। और यहाँ से हम समाचारों को आप सभी के लिए जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में लेकर आते हैं, जिससे हमारा उद्देश्य होता है कि आगामी परीक्षाओं में आप इसका अधिक से अधिक जो है वो लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज 1 जुलाई है। और 1 जुलाई और आज ही से हमारा जो पेड बैच है तक्षशिला का वो रात 8:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का स्वागत है। रात 8:30 बजे से हम जो है आज की शुरुआत कर देंगे, आज के बैच की शुरुआत कर देंगे जिसके माध्यम से हम अग्रिम जो भी परीक्षाएं हैं उनमें अपना बेहतर करेंगे। और उसमें आंसर राइटिंग और एमसीक्यू के माध्यम से सारा का सारा चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला न्यूज आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, द हिंदू से लिया हुआ न्यूज है जुवेनियल जस्टिस एक्ट अमेंडमेंट कुड मेक इट हार्डर टू रिपोर्ट एब्यूज एट चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। तो बात कर रहे हैं हम जुवेनियल जस्टिस के बारे में। और जुवेनियल जस्टिस यानी कि किशोर न्याय के बारे में हम बात कर रहे हैं। और किशोर न्याय के संबंध में अगर हम बात करें तो 3 राज्य आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं, बंगाल, राजस्थान और पंजाब। ठीक है ना। इन तीनों राज्यों ने क्या किया है कि बाल अधिकार, इन तीनों राज्यों की जो बाल अधिकार समिति ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ मिलकर संयुक्त रूप से केंद्र सरकार से किशोर न्याय अधिनियम के लिए जो है एक संशोधन वापस लेने की अपील की है। और इस संशोधन में बच्चों के खिलाफ कुछ अपराधों को नॉन कंजेंसिबल यानी कि गैर संज्ञेय बनाने के बारे में बात की गई है। ठीक है। तो ये आपका जो है जुवेनियल जस्टिस एक्ट अमेंडमेंट्स के बारे में ये आपको देखने को मिल रहा है ना। और द चाइल्ड राइट्स कमेटी ऑफ 3 स्टेट्स बंगाल, राजस्थान एंड Punjab, together with the Delhi Commission for Protection of Child Rights, have jointly requested the central government to enact the Juvenile Justice Act. Appeal to withdraw an amendment made in this amendment. Certain offense against child have been made non कॉग्निजिबल। ठीक है ना, यानी कि गैर संज्ञेय बनाने के बारे में बात की जा रही है। अब ये है क्या टॉपिक, इसके बारे में हम और डिटेल में समझे। अब आपके दिमाग में तुरंत एक प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर ये टॉपिक जो है वो हमारे जनरल स्टडीज के किस पेपर से संबंधित है। दोस्तों अगर आप देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 1 में तो आपको इंडियन सोसाइटी आपको नजर आएगा, जहां हम बाल संरक्षण के बारे में इंडियन सोसाइटी में जो हम चर्चा करते हैं, यानी कि भारतीय समाज के बारे के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं इंडियन सोसाइटी के अंदर। इसके अलावा दूसरी अगर हम बात करें तो सामाजिक न्याय जो आपका टॉपिक है वहां से भी ये काफी संबंधित है ना। तो वहां के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हमें ध्यान रखते हुए चलना है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो जुवेनियल जस्टिस के बारे में हम बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं किशोर न्याय के बारे में, तो ये किशोर न्याय की आवश्यकता क्यों पड़ी। और ये जो 3 अतिरिक्त राज्य हैं बंगाल, राजस्थान और पंजाब, इन्होंने जो है दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ मिलकर जो है काम करने की बात क्यों कही है। तो ये एक प्रश्न है हम सभी के लिए, इसको भी हमें समझना आवश्यक है। ठीक है ना। दोस्तों आपको याद होगा निर्भया केस, है ना। आप सभी को निर्भया केस याद होगा। और निर्भया केस जब आपको याद होगा तो आपने निर्भया केस के संदर्भ में जो बातें सुनी होगी तो आपने देखा होगा कि उस समय जो है वो जुवेनियल जस्टिस को जो है वो परिवर्तित करने की
बात की गई थी कि जुवेनाइल जस्टिस को जो है वो परिवर्तित किया जाए, और जुवेनाइल जस्टिस को परिवर्तित करते हुए नियम कानूनों में जो है काफ़ी फेरबदल की बात। आपको याद होगा निर्भया केस में एक जो अपराधी था, उस अपराधी की उम्र के बारे में अगर हम बात करें तो उस अपराधी की उम्र जो है वो 18 साल होने में मात्र कुछ दिनों की जो है वो कमी थी। तब जब बात ये कहा गया कि कुछ ऐसे अपराध, जिस अपराधों के बारे में अगर हम बात करें तो ये अपराध काफी जो है खतरनाक अपराध हैं, काफी ऐसे अपराध हैं जिनको लेकर जो है काफी कुछ विचार करने की आवश्यकता है ना? कि 18 साल से मात्र 2-4 महीने कम अगर कोई बच्चा है ना? और उसने अगर कुछ इस प्रकार से घृणा वाला अपराध किया है तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, है ना? उसको क्या बालिग श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा या इसको लेकर, तो आपको याद होगा कि जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी और जस्टिस वर्मा कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, ठीक है ना? और इस रिपोर्ट के माध्यम से दोस्तों क्या किया गया था कि चर्चाएं होने लगी थी कि हम कैसे बाल किशोर न्याय में हम परिवर्तन करें। लेकिन 2021 में अगर हम बात करें दोस्तों तो 2021 में किशोर न्याय बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण का अधिनियम 2015 जो है उसको राष्ट्रपति के द्वारा जो है सहमति की गई, और इस सहमति के साथ जो है वो क्या किया गया, संशोधन जो है वो किया गया। सहमति के साथ संशोधन करके इस पर जो है चर्चाएं जो है वो शुरू हुई, है ना? तो कुल मिलाकर जो हम बात कह रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा 2020 में भी बाल देखरेख संस्थानों के जो ऑडिट किए गए, ठीक है ना? तो इस पर भी हमने देखा कि जो बच्चों को जैसे रखा जाता है बाल सुधार गृह में, उन बच्चों के साथ जो है वो किस प्रकार से उन्हें रखा जा रहा है, किन परिस्थितियों में रखा जा रहा है, इसको लेकर काफी जो है वो बातें चली, काफी जो है इस पर जो है वो चर्चाएं चल रही थी, ठीक है ना? और काफी संस्थानों ने जो है इस पर, मतलब काफी सारे जो आपके स्वयंसेवी संस्थान जो है वो इसमें सुधार के बारे में जो है वो बात कर रहे थे। तो इन 2021 द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 was amendment with the assent of the president. Earlier the audit of child care institution conducted by the National Commission for Protection of Child Rights in year 2020 highlighted the pressing issue related to operation of child care institution. अब ये जो नया संशोधन आया है, इस संशोधन के बारे में अगर हम बात करें तो इस संशोधन के माध्यम से क्या कहा गया है, तो अधिनियम के तहत जिला अधिकारियों को किशोर न्याय यानी कि बालकों के देखरेख और संरक्षण अधिनियम के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के साथ साथ संकट की स्थिति में बच्चों के पक्ष में समन्वित प्रयास करने के लिए और अधिक अधिकार दिए जाने के बारे में बात की गई है। तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अमेंडमेंट अंडर द एक्ट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैव बीन गिव मोर पावर टू इंश्योर स्मूथ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जुवेनियल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट एज वेल एज मेक टू कोऑर्डिनेट एफर्ट्स इन फेवर ऑफ चिल्ड्रन इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। तो कुल मिलाकर ये कहा गया है कि क्या करने की आवश्यकता है कि और भी अधिक जो है वो ध्यान देने की आवश्यकता है, और इसके अलावा जो है अतिरिक्त जो जिला मजिस्ट्रेट होगा वो जुवेनियल जस्टिस अधिनियम के तहत स्वतंत्र रूप से जिला बाल संरक्षण इकाइयों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों, बाल देखभाल संस्थानों के आदि कामकाज का जो भी कामकाज होगा उन कामकाज का क्या करेगा, वो मूल्यांकन करेगा। इसके ऊपर भी जो है वो चर्चा की जा रही है ना? कि कैसे रखा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपके जिले में अगर कोई जो है वो बाल संरक्षण जो है केंद्र है, अब उस बाल संरक्षण केंद्र में जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से रखा जा रहा है। देखिए वो अपराध तो उन्होंने किया है, लेकिन हम जानते हैं कि जो उन्होंने अपराध किया है वो अपराध जो है उसके बारे में उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, बचपना है उनके अंदर, मानसिक रूप से वो इतने परिपक्व नहीं हो पाए हैं कि वो जान पाए कि वो जो कर रहे हैं वो सही या गलत है। लेकिन इस पर भी कई बार प्रश्न ये उठाया गया है कि मान लीजिए कि 18 साल होने में कोई बच्चा 2-4 महीने का अंतर है, जैसे कि अभी मैं निर्भया केस के बारे में बात कर रहा हूं, इसके अलावा अगर हम बहुत सारे ऐसे केसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना, जिस केसेस में हम देखते हैं कि 18 या 18.5 साल से कुछ महीने कम या 17 से 18 साल के बीच में जो है, ठीक है ना, अगर वो बच्चा वहां काम कर, मतलब उसने कुछ गलतियां की हैं और उस गलतियों के बाद अगर हम बात करें तो अगर उसको भेजा गया है बाल सुधार गृह में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो और भी ज्यादा बिगड़ रहा है, या बाल संरक्षण में उसके भविष्य को संरक्षित और उसके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, इन प्रावधानों के ऊपर जो है वो चर्चा की जाए। इन प्रावधानों को जो है वो क्या किया जाए, जांचा जाए कि वो कहां तक सही है, कहां तक सही नहीं है ना? आई होप कि आप सभी लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। श्रीकांत सागर, अंकिता दुबे, रूबी,
प्रशांत, पूजा, नैन्सी, मुकुल, अब्दुल, है ना। सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन। एक बार फटाफट जो है अपने सारे मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक्स को जो है वो शेयर भी कर दीजिए कि आपके सारे मित्र जो हैं वो भी जुड़ जाएं, वो भी सेशन को जो है वो एंजॉय करें, ठीक है ना, वो भी एंजॉय करते हुए, है ना, इसका लाभ उठा सकें। और कैसा लग रहा है सेशन आप लोग जरूर बताइएगा, है ना। है ना, एक बार बताइएगा आप लोग, है ना। रेशमी, राज, प्रशांत, श्रीकांत। हाँ, मैं दिख नहीं रहा हूँ, मैंने कैमरा ऑफ किया हुआ है। कैमरा मैंने इसलिए ऑफ किया दोस्त कि ओके ओके रोमा, ठीक है ना। तो कैमरा मैंने इसलिए ऑफ किया हुआ है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि जब हम स्टूडियो में आ जाएं, क्योंकि आदत जो है वो छूट गई है ना, ठीक है, स्टूडियो वाला हम कर लें और सभी लोग को याद है। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इस पर, ठीक है। इंजॉय करते रहिए, फटाफट एक बार शेयर भी करते रहिए, है ना। अच्छा, मैंने कैमरा इसलिए भी ऑफ किया कि जो चीजें हैं जो मेरे चेहरे के पीछे ये ढक जाएगी ना, तो वो भी ना ढके, है ना, कि आपको सारा जो है वो दिखे। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने जो है वो मैटर को इसलिए कर दिया है क्योंकि देखिए हमारा फोकस जो है वो यूपीएससी और स्टेट पीएससी है, और मैं चाहता हूं कि आप हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी के शब्दों का भी आपको ज्ञान चाहिए, है ना। हम हिंदी माध्यम के, तो उसका मतलब नहीं कि हम हिंदी माध्यम को एकदम पकड़ के बैठे रहे कि भैया हमें हिंदी माध्यम के अलावा अंग्रेजी आना ही नहीं चाहिए। हमें अंग्रेजी के भी शब्द आने चाहिए, अंग्रेजी भी आना चाहिए, है ना। सब कुछ हमें बहुत बेहतर तरीके से आना चाहिए, है कि नहीं, बताइए आप लोग। तो इसलिए इन सारों चीजों को लेकर चले। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि यही वो क्लास है जहां से यूपीएससी और स्टेट पीएससी में भी काफी सारे क्वेश्चंस हूबहू आए हैं, है ना, फंसे हैं, है ना। तो हम लोग का प्रयास यही रहे कि 2023 में जो बच्चे दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छा करें, और 2022 जो मेंस आप ही लोगों के बीच में से जो बच्चे दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छा करें, है ना। तो चलिए, तो अब इसमें क्या क्या बात की गई, इसमें बात की गई है कि जिला अधिकारी के द्वारा बाल कल्याण समितियों के सदस्यों, जो कि आमतौर पर क्या होते हैं, सामाजिक कल्याण कार्यकर्ता होते हैं, कि शैक्षिक योग्यता सहित पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी। वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है ना, जिसमें जिला अधिकारी से बाल कल्याण समिति के सदस्यों को संभावित आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच करने को कहा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियुक्ति से पहले किसी भी सदस्य के खिलाफ बाल शोषण या बाल यौन शोषण संबंधी कोई मामला दर्ज था कि नहीं, है ना। In the bill, the district magistrate has also been asked to investigate the possible criminal antecedents, है ना, ठीक है, of member of the child welfare committee to ensure that there is no case of child abuse or child sexual abuse against any member before appointment was not registered। अब देखिए इसके संदर्भ में मैं आपसे ना दो एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं। आपको याद होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जिला है देवरिया, तुमने सुना होगा, है ना। और बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर, इसका भी नाम आपने सुना होगा, है ना। अब आप कह रहे होंगे सर आज देवरिया और मुजफ्फरपुर कैसे आप याद कर लिए हैं, है ना। तो दो जिले के बारे में अगर हम बात करें, देवरिया और मुजफ्फरपुर, तो इन दोनों जिलों को जब आप याद करोगे तो आपको दो घटनाएं मैं आपके सामने जो है वो लेकर आ रहा हूं। पहली घटना मैं ले आ रहा हूं मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कुछ दिन पहले आपने, मतलब मुझे लग रहा है 2-3 साल पहले आपने सुना था कि मुजफ्फरपुर के बाल अपराध गृह में, है ना, क्या किया गया था कि कुछ बच्चियों के साथ जो है वहां की जो वार्डन थी उसके सहयोग से जो है कुछ कद्दावर लोग जो है ना, वहां उन बच्चियों का क्या कर रहे थे, यौन शोषण कर रहे थे, है ना। कई सारी बच्चियां उसमें जो है वो गर्भ धारण भी कर चुकी थी और जिनका जो है गर्भपात भी कराया गया था, ऐसे करके काफी सारी बातें सुनने को मिल रही थी। बच्चों के साथ भी ये दिक्कत हो रही थी। सेम चीज हमने देवरिया में भी ये देखने को मिला था कुछ साल पहले, किस प्रकार से जो है वो अपराध हो रहा है। तो कुल मिलाकर जब हम ये बाल सुधार गृह या बाल कल्याण समिति के बारे में अगर हम बात करें, तो ये कोशिश की गई है कि जो बाल कल्याण समितियां हो या बाल कल्याण जो भी आपके गृह है, इसकी जो देखरेख है वो देखरेख करने वाला व्यक्ति ऐसा हो जो कि अपराध में संलिप्त ना हो, या किसी भी प्रकार की बाल शोषण या बाल यौन शोषण की जो भी घटना है, इन घटनाओं में उनकी संलिप्तता जो है वो ना हो। तो इस चीज की देखने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त होगा तो वो क्या करेगा, भविष्य में भी वो ऐसी गलतियां जो है वो बच्चों के साथ करेगा।
और वो बच्चे जो कि अगर हम बात करें तो बच्चे जो कि पूरी तरह से मानसिक रूप से जो है वो परिपक्व नहीं है, उन्हें ये बात समझने में काफी टाइम लग जाएगा कि उनके साथ जो है वो किसी भी प्रकार की कोई गलती हो रही है। इसके अलावा जो नए संशोधन किए गए हैं, संशोधन में जो है वो गोद लेने के आदेश, ठीक है ना, वो अब अदालत के स्थान पर जिला अधिकारी द्वारा किए जाएंगे। बाल कल्याण समितियों के लिए संबंधित जिलों में उनके कार्यक्रमों के बारे में जिलाधिकारी को जो है वो नियमित रिपोर्ट करना होगा। तो अब मान लीजिए कोई बच्चा जो है, जैसे कि मान लीजिए कोई बाल सुधार केंद्र है या बाल, जिसमें मान लीजिए कि बच्चों को जो है, जैसे नहीं होता है कि बच्चों को जो है वो कई लोग अनाथ बच्चों को जो है वो छोड़ देते, जैसे कोई कपल्स है और उन्होंने क्या किया, किसी बच्चे को जो है वो छोड़ दिया है, या बच्चा कोई है जो अनाथ हो चुका है, या बच्चा कोई है ऐसा भटक गया, मेरी बातों को समझिएगा, है ना। अब मान लीजिए ये बच्चा जो है वो बाल सुधार गृह में या बाल कल्याण समितियों के पास है। अब कोई पेरेंट आ रहा है और उस पेरेंट्स को क्या है, बच्चे को गोद लेने की आवश्यकता है। तो पहले क्या होता था कि उसको अदालत जाना पड़ता था। अब क्या बात की गई है कि ये पावर जो है वो किसको दे दिया गया, जिलाधिकारी को। द एडॉप्शन ऑर्डर एज पर द अमेंडमेंट्स विल नाउ बी इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको कि आप देखते हो ना एडीएम जिसको कहते हो, आपके जिले में जो है एडीएम भी रहता है, ठीक है ना। तो वो जो है उनके हाथ में ये पावर दे दिया गया है कि ठीक है, आप क्या कीजिए कि आप जो है वो गोद लेने का परमिशन दे सकते हैं। इसके अलावा जो बाल कल्याण समिति है वो क्या कर रही है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है वो क्या कर रही है, उसको क्या करना होगा कि रेगुलरली जो है वो रिपोर्ट करना होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, जो भी उसका संबंधित जिला है उसके पास, कि वो बाल सुधार में किस प्रकार के कार्य जो है वो कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा बात करें तो गंभीर अपराध श्रेणी में जो है, तो नवीनतम संशोधन के अनुसार जिन अपराधों में अधिकतम 7 वर्ष से अधिक कारावास है लेकिन कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं की गई है, या 7 वर्ष से कम की न्यूनतम सजा प्रदान की गई है, उन्हें इस अधिनियम के तहत गंभीर अपराध माना जाएगा, ठीक है ना। तो सीरियस ऑफेंस किसको माना जाएगा, कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको कि 7 साल का जो है वो कारावास मिला है, ठीक है ना, और मिनिमम पनिशमेंट के बारे में नहीं कहा गया है, तो उसको क्या कहा जाएगा कि गंभीर जो है वो अपराध की श्रेणी, सीरियस ऑफेंसेस के कैटेगरी में जो है वो रखा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गैर संज्ञेय अपराध के बारे में अगर हम बात करें तो संशोधन के अनुसार विशेष कानून के तहत 3 से 7 साल की सजा वाले अपराधों को गैर संज्ञेय के रूप में भी रखने के बारे में बात की गई है। तो नॉन कॉन्जुगल ऑफेंस किसको माना जाएगा, मान लीजिए कोई अपराधी है और उस अपराधी को उसके अपराध के लिए 3 से 7 साल की सजा जो है वो दी जा रही है, तो उसे क्या माना जाएगा, उसके माना जाएगा कि इसने जो अपराध किया है, ठीक है ना, तो ठीक है ना, उसने जो अपराध जो किया है उस अपराध को जो है ठीक है ना, उस अपराध को क्या है, नॉन कॉन्जुगल ऑफेंस के रूप में, गैर संज्ञेय अपराध के रूप में रखा जाएगा। अब इससे अखिल भारतीय कानून के साथ समस्याएं क्या होंगी, प्रॉब्लम विथ दिस ऑल इंडिया लॉस क्या है। तो इससे जो है वो रिपोर्टिंग जो है उसको क्या किया जा सकता है, हतोत्साहित किया जा सकता है, डिस्करेज रिपोर्टिंग। तो इस संशोधन के बाद यदि कोई व्यक्ति शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है तो उसे पुलिस पहले अनुमति लेने के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेज देगी। आफ्टर दिस अमेंडमेंट इफ अ पर्सन गोज टू अ पुलिस स्टेशन टू फाइल अ कंप्लेंट, द पुलिस विल फर्स्ट सेंड हिम टू द मजिस्ट्रेट फॉर परमिशन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिकायतकर्ता की आवश्यकता, कुछ मामलों में यह देखते हुए कि यदि घटित होने वाला अपराध एक संक्रिय अपराध है तो गैर सरकारी संगठन या बाल अधिकार कार्यकर्ता ऐसे मामलों की सीधे पुलिस को रिपोर्ट करने का निर्णय लेते हैं। लेकिन अब पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करेगी जिसे शिकायतकर्ता बनाया जा सके, भले ही पुलिस शिकायत को सत्यापित कर ले, और संग्रह अपराध होने पर इसके बाद ही प्राथमिकी दर्ज करेगी। ठीक है, तो ये आपका था। इसके अलावा मजिस्ट्रेट को क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, तो दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको आप सुनते हो ना, सीआरपीसी आप सुनते हो, ठीक है ना, तो या सीसीपी, ठीक है, तो इसमें जब अपराध गैर संज्ञेय हो जाते हैं तो पुलिस मजिस्ट्रेट के निर्देश पर ही प्राथमिकी दर्ज कर सकेगी, और शिकायतकर्ता को प्रक्रिया शुरू करने से पहले संबंधित मजिस्ट्रेट से क्या करना होगा, संपर्क करना होगा। ठीक है, अब इससे और क्या चीज है, तो मजदूरी को नुकसान होगा, है ना, लॉस ऑफ वेजेस। तो बाल देखरेख संस्थानों में अधिकांश बच्चे जिनके माता पिता दिहाड़ी मजदूर हैं वे कानूनी प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें काम के समय निकालने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे परिणाम स्वरूप मजदूरी का नुकसान होगा।
बाल देखरेख संस्थानों में कर्मचारी या प्रभारी व्यक्तियों द्वारा दुर्व्यवहार और क्रूरता के मामले में रिपोर्ट करना आसान नहीं है। ठीक है ना। अब हम देखें कि किशोर न्याय के संबंध में 2015 का अधिनियम क्या है उसके बारे में बात करें तो किशोर न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल और संरक्षण का अधिनियम 2015 था। उसमें जेजे एक्ट के द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2000 को जो है प्रतिस्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य विधि का अभिकथित उल्लंघन करते पाए जाने पर बालकों और देखरेख तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित मामलों का व्यापक रूप से समाधान करना था। ठीक है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस मैटर रिलेटिंग टू द चिल्ड्रन फाउंड इन एलिज वायलेशन ऑफ लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक जिले में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियां स्थापित करने का आदेश दिया गया है। इन संस्थाओं में कम से कम एक महिला सदस्य जो है वो होना क्या है? अनिवार्य है। ठीक है ना। तो इसमें इट इज मैंडेटरी फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन टू हैव एटलीस्ट वन फीमेल मेंबर। इसके अलावा इसके तहत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान प्राधिकरण, जिसको कि हम कारा कहते हैं, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी को वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया है, जिससे यह प्राधिकरण अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम होगा। आई होप कि यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट्स इजीली। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी जो बातें हैं वो आसानी से समझ में आ रही होंगी। अब वो पीछे से ट्रैक्टर की आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो टॉपिक है, अब जैसे कि अब करंट इशू है ना, अब देखो करंट पे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आप लोग के लिए क्या करूंगा कि जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक है ना, जैसे ये वाले, तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपको आपके ऐप पर, जो तक्षशिला का ऐप है, उस पर मिलेगा नहीं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो मेंस पैटर्न पे क्वेश्चन भी हम देंगे, है ना, मेंस आंसर राइटिंग भी हम देंगे। ठीक है। तो मेंस आंसर राइटिंग जब आप कर लोगे तो इस मेंस आंसर राइटिंग का हम क्या करेंगे? चेक भी करेंगे, है ना, कि इसका क्या आंसर हो सकता था, क्या इसमें सुधार आप कर सकते थे। तो इससे क्या फायदा होगा कि आप देखो ना, जैसे कि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर आपका जनरल कैटेगरी में अगर आप 32 साल से कम हो तो आप यूपीएससी के लिए भी ट्राई करो, है ना, बार बार मैं कहता हूं। तो इससे क्या होगा, और इस बार आपने देखा भी था कि इसी क्लास से द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के टॉपिक से आपको 45 प्लस क्वेश्चन जो है वो हूबहू देखने को मिले। तो मेरा प्रयास क्या होगा कि अभी से ही आप ना मेंस के आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, कि मेंस के आंसर राइटिंग में जब प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तो जब एग्जाम आपके पास आ जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा किसी बात की समस्या नहीं होगी, बहुत किसी तनाव नहीं होगा। आपने देखा होगा कि मैंने लिखा है कि 900 प्लस लाइव क्लासेस, ठीक है ना, 900 प्लस आवर्स लाइव क्लासेस मैंने लिखा हुआ है ना। तो क्यों लिखा हुआ है? ये इसीलिए लिखा हुआ कि हम सारी चीजों को जो है एक सिस्टमैटिक वे से लेकर चले, तभी सफलता मिलेगी। इस अधिनियम में बालकों के खिलाफ होने वाले नए अपराध, जैसे अवैध रूप से गोद लेना, आतंकवादी समूहों द्वारा बालकों का उपयोग, विकलांग बालकों के खिलाफ अपराध जो किसी अन्य कानून के तहत पर्याप्त रूप से आच्छादित नहीं है, को भी क्या किया गया? शामिल किया गया। जैसे आप देखते हैं ना कि किसी बच्चे को जो अवैध रूप से गोद ले लिया गया, उससे आतंकवादी गतिविधियों में डाल दिया गया, या विकलांग बालक जो होते हैं उनको आप देखते हैं भीख मांगना और इन सारी गतिविधियों में लगाया जाता है, तो इससे भी रोकने पर ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित होने वाले सभी बाल देखभाल संस्थानों के लिए कानून के प्रारंभ होने की तारीख से 6 महीने के भीतर अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना आवश्यक है। ठीक है। तो ये पहला न्यूज था जिसपे हमने बात की। चलिए दूसरे न्यूज पे चलते हैं। दूसरा न्यूज जो है द हिंदू से लिया हुआ है न्यूज है, ईरान यूएस न्यूक्लियर टॉक टू रिज्यूम सून से यूरोपियन यूनियन। ठीक है ना। तो यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि ईरान और यूएस के बीच में जो परमाणु जो वार्ता चल रही थी, है ना, उस वार्ता को जो है तुरंत जो है वो क्या करेंगे, फिर से शुरू करेंगे। इस पर हम बात करेंगे। तो ईरान और यूएस के परमाणु वार्ता को जल्द शुरू होने की बात यूरोपियन यूनियन ने कहा, और अकॉर्डिंग टू द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर इन डायरेक्ट टॉक्स विथ यूएस ऑन रिवाइविंग द न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2015 और ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA विल रिज्यूम सून, ऐसे करके बात की गई है कि ईरानी विदेश मंत्री के अनुसार परमाणु समझौता 2015 या संयुक्त व्यापक कार्य योजना को पुनर्जीवित करने पर अमेरिका के साथ ईरान की अप्रत्यक्ष वार्ता जल्द शुरू होगी, ऐसा चर्चा किया गया है ना।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी वर्ष मार्च में यूरोपीय संघ जो वार्ता का समन्वय कर रहा है, द्वारा ईरान और अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रशासन के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता के बाद समझौते के अंतिम रूप देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले विदेश मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। और यह परमाणु समझौता जो है इससे पुनर्जीवित होने की करीब दिखाई दे रही है, ऐसी बातें की जा रही है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये आपके स्क्रीन पर जो है वो ईरान का मैप दिख रहा है, ठीक है ना। ईरान के मैप में देखेंगे तो ये जो आपको वॉयलेट कलर नजर आ रहा है, ये सारे के सारे आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम के रिसर्च सेंटर हैं, है ना। जो ग्रीन है वो आपके एनरिचमेंट एनर्जी सोर्सेस हैं, ठीक है, जैसे कि आप देखिए बोनाब, तेहरान, ये आपके क्या है, रिसर्च सेंटर हैं। वही अगर आप ग्रीन में देख रहे होंगे तो अराक जो है, फोर्डो जो है, नटनाज जो है, अस्फान जो है, और बुशेर जो है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ईरान में वो सारे जगह दिख रहे हैं जहां की एनरिचमेंट और एनर्जी सेंटर है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये आपका पार्चीन जो है वो ईरान का जो है वो क्या है, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है। और बांदार अब्बास जो है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये आपका जो है यूरेनियम माइन है ना। तो ये आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब भारत के लिए समझौते के महत्व के बारे में बात करेंगे तो अगर भारत अगर यूएस के साथ समझौता कर रहा, आप देखिएगा ईरान और भारत के संबंध काफी महत्वपूर्ण थे, काफी अच्छे थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले यूएस ने जो है वो भारत को कहा कि देखिए आप ईरान से भी बहुत ज्यादा संबंध मत रखिए, उससे अपनी दूरी को बढ़ाइए, है ना। तो थोड़ा सा जो है वो भारत के ऊपर भी क्या हो गया था, दबाव हो गया। दूसरा, आप जानते हैं कि ईरान में जो है वो भारत की एक बहुत बड़ी परियोजना है, वो परियोजना क्या है, चाबहार बंदर, ठीक है ना। अब ईरान पे जब प्रतिबंध लगा तो इसके चलते भारत जो है वो चाबहार पे कहीं ना कहीं अपने पैर को पीछे खींचने के लिए मजबूर हो रहा था, एक दबाव बनाया जा रहा था, है ना। लेकिन अब भारत के लिए फायदा क्या हो जाएगा कि ईरान पर लगे प्रतिबंध